आज का हमारा चैप्टर बड़ा रोमांचक चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमारे देश को आज़ादी मिल गई है। इस चैप्टर तक आते आते देश का बंटवारा भी हो गया है और अब हम जो है अपने देश का संविधान लिखेंगे, जिसलिए इस चैप्टर का नाम है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। तो यहाँ पे हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के पूरे प्रोसेस को पढ़ेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके बनने में ही काफ़ी लोग फेवर में थे, काफ़ी लोग फेवर में नहीं थे। देन कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकिंग थी उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, देन किस किस मुद्दे के ऊपर हमारी बहस सबसे ज्यादा हुई। देयर वर मेनी टॉपिक्स जिसके ऊपर लोग जो है अलग अलग ओपिनियंस दे रहे थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज ऐसी होनी चाहिए और ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो इसके ऊपर बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए और कैसे कैसे आर्ग्यूमेंट्स थे और उसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, ये सब हम पढ़ेंगे। तो मेजर एरिया ऑफ डिस्कशन, मेजर एरिया ऑफ डिबेट्स हम पढ़ेंगे, जिसमें तीन टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब हम पढ़ेंगे। तो हम चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर को अच्छे से करना। हिंदुस्तान का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जन 1950। हमारे देश का जो संविधान है इट इज लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। इट्स लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इसलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि इंडिया का एक तो साइज बहुत बड़ा है एंड इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमारा संविधान भी बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा वैरायटी है उसके अंदर, इसीलिए जस्ट बिकॉज देश में डाइवर्सिटी ज्यादा है। तो वन मार्कर क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड क्यों है, बिकॉज इंडिया का साइज बड़ा है और डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। At independence, India was not merely large and diverse but also deeply divided. जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तब हिंदुस्तान बहुत सारी कम्युनिटी जातियों में बटा हुआ था, धर्म में बटा हुआ था, तो बहुत तरीके की डिविजन्स थी हमारे हिंदुस्तान के अंदर। At independence, India was not merely large and diverse, बहुत सारे डिविजन थे। A constitution designed to keep the country together. संविधान का सबसे बड़ा प्रायोरिटी ऐसा था कि हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जो पूरे देश को जो है इकट्ठा करके रखे, देश के और फर्दर बंटवारे ना हो। एंड टू टेक इट फॉरवर्ड हैड नेसेसरली टू बी एन एलैबोरेट। आपका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत एलैबोरेट होना चाहिए बिकॉज हर किसी के लिए कुछ ना कुछ इसके अंदर होना चाहिए। केयरफुली वर्कड आउट, सोचा समझा होना चाहिए। पेन्सटेकिंगली ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट, बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फॉर वन थिंग इट सॉट टू हील wounds of the past and the present to make Indian different classes, caste and communities come together in shared political experiment। एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस था, जितनी भी हमारी जो कम्युनिटीज हैं वो सारी मिलके रहें, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो और सब जो है हमारे देश की जो राजनीति है उसको एक्सेप्ट करें। और फॉर इट्स अनदर इट सॉट टू नर्चर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, हमारे देश में लोकतंत्र बहुत अच्छे से हो। ठीक है, आज तक जो है ये राजा का रूल ये सब चलता था, ये सब खत्म करो और देश में लोकतंत्र को लाना है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग का काम हुआ था वो दिसंबर 1946 से शुरू होकर दिसंबर 1949 तक, 3 साल, 2 साल 11 महीने 8 दिन 18 दिन तक चला था। इस टाइम तक बहुत सारी चीजों पे क्लॉज बाय क्लॉज, स्टेप बाय स्टेप पूरी डिस्कशन हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, टोटल इसके जो है 11 सेशन हुए थे 165 डेज के अंडर अंडर। ठीक है, देन आपके जो है इन दिस बिटवीन द सेशन द वर्क ऑफ रिवाइजिंग एंड रिफाइनिंग द ड्राफ्ट, तो 11 बार 11 सेशंस हुए प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के और 165 दिन तक ये 11 सेशंस चले आपके। और इसके अंदर बहुत चीज़ों को जो है रिवाइज किया गया। फ्रॉम योर पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक यू नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is and you have been seen how it worked over the decades since independence। ठीक है, तो कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन काम करता आया है। इन ऑल द असेंबली हेल्ड 11 सेशन विद द सिटिंग स्प्रेडिंग ओवर, तो 11 मेजर सेशन हुए। पहले सेशन में क्या क्या बात हो रही है वो सेशन जो है आपका 10 दिन चल गया, 11 दिन चल गया, उसी टॉपिक पे बात चल रही थी, तो वो एक सेशन काउंट हो गया। अब हम आते हैं अ टमल्टुअस टाइम। ठीक है, तो ये हमारा, रुक जाओ, हमारा जो ये संविधान लिखने से पहले का जो समय था, दिसंबर 1946 से पहले का जो समय था या 15 अगस्त 1947 का जो आसपास का समय था, ये बहुत ही खतरनाक रहा है। इस टाइम पे बहुत ही वॉर चल रही थी, बहुत तरीके की लड़ाइयाँ चल रही थी, तो ये समय बहुत टमल्टुअस था, ये समय बहुत इनस्टेबल था और बहुत आशाएं भी थी, आज़ादी की आशाएं थी और बहुत सारे लड़ाइयाँ भी थी, बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी थी देश के बंटवारे को लेके। 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद तो हुआ पर डिवाइडेड भी हो गया, पार्टीशन हो गया एंड लोगों को क्विट इंडिया स्ट्रगल की मूवमेंट अपनी याद थी। ठीक है, ब्रिटिश राज के अगेंस्ट जो उन्होंने लड़ाइयाँ करी थी वो सब याद थी।
एज वेल एज द बिड बाय सुभाष चंद्र बोस, जो सुभाष चंद्र बोस ने बोला था तुम मुझे अपना खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो चीज़ें लोगों के दिमाग में याद थी। और उसने जो है, याद रखना, दिस वॉज अ राइजिंग ऑफ रेटिंग ऑफ रॉयल इंडियन नेवी इन बॉम्बे। वन मार्कर में याद रखना, ये वही समय था 1946 का जब हिंदुस्तान को पहली बार उनकी जो है नेवी मिली थी, जिसका नाम था रॉयल इंडियन नेवी, बॉम्बे में बनी थी 1946। वन मार्कर। थ्रू द लेट 1940s दे वर पीरियोडिक, तो 1940s के बाद से देश में बहुत जगह दंगे होने लग गए थे। तो ये एक ऐसा समय था कि जब हम संविधान तो लिख रहे हैं पर बहुत सारी इंस्टेबिलिटी भी है। वन स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दीज पॉपुलर सर्जेस वाज द डिग्री ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी दे मैनिफेस्टेड। तो पहले जो था हिंदू मुसलमान इकट्ठे थे इसलिए लड़ रहे थे। In contrast, two leading Indian political parties, the Congress and the Muslim League, had repeatedly failed to arrive at settlement. जस्ट बिकॉज दो पार्टीज आपस में सेटल नहीं हो पाई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इस चक्कर में हिंदू और मुसलमान का बंटवारा हो गया और देश के अंदर रिलीजियस बंटवारा हो गया, सोशल हालत खराब हो गई। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 1946 में जो ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स हुई थी, हमने चैप्टर 13 में पढ़ा था कि कलकत्ता में 1946 में बहुत ज्यादा मारकाट हुई थी और लगातार एक साल तक चली थी पंजाब, कलकत्ता, बिहार, यूपी के एरिया में। तो ये जो था इसमें क्या हुआ, बहुत सारे मैसेकर हुए, बहुत लोगों को मारा गया और फाइनली हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया गया। बट इनन्यूमरेबल, 15 अगस्त 1947 को हमारी आज़ादी हुई, बहुत खुशियां थी, बट जिन लोगों ने यहाँ पे अपनी बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करे, देश का बंटवारा हो गया, हिंदू मुस्लिम आपस में बट गए, तो बहुत ही क्रूअल टाइम भी निकला था। द थ्रेट ऑफ सडन डेथ और स्क्वीजिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑन द वन साइड ऑफ फॉर्सिबल टेयरिंग अवे फ्रॉम द एज ओल्ड रूट्स टू द अदर। तो देश को जहाँ आज़ादी मिल रही है, नई अपॉर्चुनिटीज खुल रही है, वहीं पे देश का बंटवारा भी हो रहा है। ये एक बहुत खराब समय था। काफी सारे मिलियन ऑफ रेफ्यूजी वर ऑन द मूव। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन हिंदुस्तान का बंटवारा है, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम देयर प्लेस टू अनदर प्लेस। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मास माइग्रेशन इसको माना जाता है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा जेनोसाइड भी हिंदू मुसलमानों का एक दूसरे को मारना माना जाता है। मिलियन ऑफ रेफ्यूजी वर ऑन द मूव। मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान के सेक्शन में जा रहे थे, हिंदू जो है वो आपके हिंदुस्तान के सेक्शन में आ रहे थे, दूसरे उसको छोड़ के, पाकिस्तान को छोड़ के। और काफी लोग पहुंचने से पहले ही मृत्यु को पहुंच गए, मर गए। तो इट वॉज अ टाइम ऑफ tumultuous situation. Another and scarcely less serious problem, अगली जो दूसरी प्रॉब्लम, पहला तो बंटवारा था जो देश को तोड़ गया बुरी तरह से। दूसरा हमारा जो प्रॉब्लम आया था वो था प्रिंसली स्टेट्स का। प्रिंसली स्टेट्स, हिंदुस्तान दो तीन सेक्शन में बटा हुआ था। हिंदुस्तान में एक थी प्रिंसली स्टेट्स और एक थी ब्रिटिश प्रोविंसेस। ब्रिटिश प्रोविंसेस वो इलाके थे जो अंग्रेजों के डायरेक्ट अंडर थे और आज़ादी के बाद डायरेक्ट सरकार को मिल गए। बट आपका जो है, अरे बट आपके जो है प्रिंसली स्टेट वाले इलाके थे, वहां पे डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का रूल नहीं था, वहां पे राजा बैठा करता था और राजा जो है ब्रिटिशर्स के जो भी काम करवाना था वो करवाता था। जैसे ही हमारे देश को आज़ादी मिली तो जो प्रिंसली स्टेट थी जहाँ पे राजाओं का रूल था वो अकड़ के बैठ गए। वो कहते हैं कि हमें तो अपना अलग देश बनाना है, हमें हिंदुस्तान के साथ होना ही नहीं है। उनको अपनी जो है पूरी आज़ादी चाहिए थी, उनको अपना रूल चाहिए था, वो सरकार के आगे अपना रूल देने को तैयार नहीं थे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये सेकेंड प्रॉब्लम थी इंडिया की। During the period of Raj, approximately one third of the area of subcontinent was under the control of नवाब। तो हिंदुस्तान का एक तिहाई हिस्सा जो है वो नवाब्स के अंडर था, महाराजास के अंडर था, जो कि ब्रिटिश क्राउन के साथ टाई अप करके चलते थे, बट चलती राजाओं की थी उस एरिया में। एंड इनको जो है ब्रिटिशर्स के साथ टाई अप थे, ये थोड़ा सा पैसे वैसे भिजवा देते थे, टैक्सेस भिजवा देते थे, पर चलती इन्हीं की थी। तो जब ये अंग्रेज लोग यहाँ से चले गए तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी यहाँ पे डाउटफुल हो गया कि ये राजाओं के अंडर रहेंगी या फिर सरकार के अंडर आएंगी। As one of the contemporary observer remarked, Muslim Maharaja now began to luxuriate in wild dreams of independent power in an India of many partition. अब कई राजा क्या करने सोच बैठे थे कि इस हिस्से को अलग करके मैं अपना देश बनाऊंगा, इस हिस्से को अलग करके मैं अपना देश बनाऊंगा, मुझे हिंदुस्तान का देश का हिस्सा नहीं बनना है। तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तो ये हमारा टमल्टुअस टाइम था, दो तरीके से देश की आज़ादी, बंटवारा, ठीक है, उससे पहले का समय और आज़ादी होने के बाद बंटवारा, और बंटवारे के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी प्रिंसली स्टेट्स, वो अपने अपने को आज़ादी पाने की कोशिश कर रही थी। इतना क्लियर हुआ? कोई डाउट? ये पूछते ही नहीं है, बोर्ड्स में कभी नहीं आया कुछ यहाँ से। आ?
क्या कह रहे हो? यहाँ से 1 मार्कर रॉयल इंडियन नेवी इन बॉम्बे कर लेना। अगर पूछ लिया पढ़ाया क्यों, उसका मैं क्या कर सकती हूँ, पढ़ाया क्यों। ठीक है, ये फोटो देखो, एक तो जवाहरलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू की फोटो आ जाएगी, ज्यादा कुछ नहीं आ सकता यहाँ से। तो ये याद रख लेना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। ठीक है, जो उनकी फेमस स्पीच थी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, डेस्टिनी, ये वो वाली स्पीच है उनकी, जहाँ ये खड़े हैं। तो आपको फोटो आ जाएगी और पूछ लेंगे कौन सी फेमस स्पीच है उनकी, तो इसको बोलेंगे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, लव अफेयर विद द किस्मत, किस्मत कनेक्शन। समझ में आ गया? कुछ समझ में आ गया? द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन कौन इंपॉर्टेंट लोग थे, किस किसने क्या क्या पोजीशन हेल्ड करी, तो वो सब कुछ हम करेंगे, इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। So the member of constituent assembly were not elected on the universal franchise, इसका जो है प्रॉपर वोटिंग, जो हम नॉर्मल वोटिंग करते हैं वो वाली वोटिंग नहीं हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो इलेक्शन द्वारा नहीं आए थे। ठीक है, इन द विंटर ऑफ 1945-46 प्रोविंशियल इलेक्शंस वर हेल्ड इन इंडिया, अलग अलग स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस हुए थे। द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर देन चोज द रिप्रेजेंटेटिव टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, तो उसमें क्या होगा, जो आपके स्टेट वाइज जो प्रोविंसेस के अंदर लोगों को चुना गया था उन्हीं को आगे जो है उनमें से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ गए थे। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम हुआ था, ये याद रखना। आपका जो है एफपीटीपी सिस्टम जो हम पढ़ते थे, जिसमें नॉर्मल वोटिंग होती थी, जो फर्स्ट आ गया उसको बिठाएंगे, वो वाला सिस्टम नहीं था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम था। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इलेक्शन हुए थे, मतलब स्टेट वाइज इलेक्शन हुए थे और स्टेट से बंदों को चुन चुन के भेजा गया था यहाँ पे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट केम इनटू बीइंग वाज डोमिनेटेड बाय वन पार्टी, एक पार्टी की चली थी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कौन सी पार्टी होगी वो, कौन सी पार्टी की सबसे ज्यादा चली होगी? कांग्रेस। तो ज्यादातर क्षेत्रों में कांग्रेस को काफी भरी मात्रा में वोट मिले थे और मुस्लिम लीग को मुस्लिम इलाकों में काफी वोट मिले थे। बट लीग जो थी, जो मुस्लिम लीग है, उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा होने से मना कर दिया था। उन्होंने बोला था कि हम अपना अलग से सब करेंगे, हम तो पाकिस्तान जा रहे हैं। ठीक है, तो लीग ने मना कर दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं बन रहे, प्रेसिंग इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान विद अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोला कि हमें तो पाकिस्तान चाहिए और उसका संविधान अलग बनाएंगे, उसमें बैठेंगे हम, हमें हिंदुस्तान के संविधान के साथ बैठना ही नहीं है। द सोशलिस्ट टू वर इनिशियली अनविलिंग टू ज्वाइन, तो जो आपकी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, इसके अंदर कांग्रेस का डोमिनेशन चल रहा है, मुस्लिम लीग ने हिस्सा बनने से मना कर दिया है, सोशलिस्ट ग्रुप जो थे वो भी इसका हिस्सा बनने से मना कर रहे हैं। द सोशलिस्ट टू वर इनिशियली अनविलिंग टू ज्वाइन, दे बिलीव द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो अंग्रेजों द्वारा, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया है, ये अंग्रेजों का दिया हुआ आइडिया था। ठीक है, अंग्रेजों ने अपने अंडर रह के ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनवाई थी, तो काफी सारे सोशलिस्ट लोगों ने मना कर दिया कि हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि ये तो अंग्रेजों की बनाई चीज है और हम अंग्रेजों की बनाई चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे। एंड देयरफॉर केपेबल इनकेपेबल ऑफ बीइंग ट्रूली ऑटोनॉमस, जो चीज ही अंग्रेजों पे आधारित है उसके ऊपर हम कैसे निर्धारित कर ले, ये चीज फुल्ली इंडिपेंडेंट है ही नहीं, अंग्रेज हर वक्त अपनी चलाएंगे, हर वक्त अपनी चलाएंगे, तो हम इसका हिस्सा नहीं बन रहे। इन इफेक्ट देयरफॉर 82% ऑफ द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर आल्सो द मेंबर ऑफ कांग्रेस, तो एक मेजॉरिटी चंक जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो कांग्रेस का ही था। मुस्लिम्स ने लीग ने ज्वाइन नहीं करा, आपका जो है सोशलिस्ट ने ज्वाइन नहीं करा। द कांग्रेस हार्बर वॉज नॉट अ पार्टी विद वन वॉइस, अब ठीक है 82% लोग कांग्रेस के हैं, पर कांग्रेस अकेली जो है सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, कांग्रेस के अंदर भी वैरायटी ऑफ लोग हैं, पूरे देश के अलग अलग डाइवर्सिटी से लोग आए हैं, अलग अलग आपके साम्राज्यों से लोग आए हैं, राज्यों से लोग आए हैं, अलग अलग भाषा के लोग आए हैं, अलग अलग कल्चर के लोग आए हैं, आपके जनरल सीट्स के भी लोग आए हैं, आपके SC ST के भी लोग आए हैं, तो गरीब लोग भी हैं, अमीर लोग भी हैं, तो हर तरीके की कम्युनिटी से बना हुआ था कांग्रेस। तो यहाँ पे जो लोग थे वो एक ही आवाज वाले लोग नहीं थे, हर किसी के विचार अलग थे। ठीक है, हर किसी की ओपिनियन अलग थी, कुछ लोग सोशलिज्म को प्रोटेक्ट करते थे, कुछ लोग जमींदारी सिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। ठीक है, कुछ लोग कम्युनल पॉलिटिक्स में ज्यादा बिलीव करते थे, कुछ लोग सेक्युलर ज्यादा थे, कोई एक ही धर्म के ऊपर फोकस कर रहा है, कोई हर धर्म के ऊपर फोकस कर रहा है, तो हर तरीके का बंदा आपका कांग्रेस में था। थ्रू द नेशनल मूवमेंट कांग्रेस मेंबर्स हैड लर्न टू डिबेट देयर आइडियाज, और इन्होंने नेशनल मूवमेंट का हिस्सा रह चुके थे, तो इनको पता था कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठे हैं हमें अपनी बात आगे कैसे रखनी है, इनको अपनी बात आगे रखने का भी तरीका था।
तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, तो इनमें से कोई चुप बैठने वाला नहीं था। तो इसलिए आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भले ही कांग्रेस की डोमिनेटेड थी, पर कांग्रेस के अंदर भी वैरायटी ऑफ पीपल थे। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? नेक्स्ट पैराग्राफ। The discussion within the Constituent Assembly were also influenced by the opinion expressed by the public. ये आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि किस तरह से लोगों की आवाज पहुंचती थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, कैसे लोगों की बात कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाती थी और उसके ऊपर डिबेट होती थी। तो उसके बहुत सारे माध्यम थे। फर्स्ट, एज अ डिलिब्रेशन इट कंटिन्यूड, जैसे जैसे जो है डिबेट डिस्कशन होती थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वो सारी जो बातें होती थी, आर्ग्यूमेंट्स होती थी, उनको अखबार में छापा जाता था और उनके ऊपर जो है लोग आपस में चर्चा करते थे, विचार विमर्श करते थे और न्यूज़पेपर्स में वो रिप्लाई बैक करते थे कि अगर ये वाली बातों पर डिस्कशन हो रही है तो हमारा विचार ये है। ठीक है, जैसे कि अभी आपके कोरोना के अंदर जो है सीबीएसई के एग्जाम्स की बात चल रही है कि उनको डिले करें नहीं करें, तो लोग ट्विटर के ऊपर सीबीएसई की साइट पे जाके या ट्विटर के ऊपर जो है अपने कमेंट्स दे रहे हैं कि नहीं आप इसको जो है आगे डिले कर लीजिए या नई टाइम पे रखिए, ऐसा करिए वैसा करिए। तो उस समय पे लोग अखबार में लिखा करते थे। उस टाइम का ट्विटर जो था वो न्यूज़पेपर ही था। क्रिटिसिज्म देते थे लोगों की बात का, काउंटर क्रिटिसिज्म देते थे। तो जो भी बात डिबेट डिस्कशन हो रही है कांग्रेस में, उसके ऊपर लोग अपने विचार विमर्श कर रहे हैं। जहाँ पे उन्हें जो है सरकार ठीक लग रही है उसकी प्रेज कर रहे हैं, जहाँ पे गलत लग रही है उसके बारे में अपना विचार विमर्श कर रहे हैं। तो हर चीज पेपर में लिखी जाती थी, जिसको कांग्रेस वाले भी पढ़ते थे, आम जनता भी पढ़ती थी। तो कांग्रेस को पता चलता था कि हाउ पीपल आर थिंकिंग। Next point, in order to create a sense of collective participation, the public was also asked to send in their views on what then needed to be done. तो जैसे मोदी ने अभी मन की बात करा हुआ है कि जहाँ पे आप लेटर्स लिख सकते हो मोदी जी को, वैसा ही उस टाइम पे कांग्रेस ने करा था कि आप डायरेक्टली हमें लेटर्स लिख सकते हो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को नाम करते हुए कि आप क्या चाहते हैं। तो वो भी चाहते थे। Many of the linguistic minorities wanted the protection of their mother tongue. तो जितनी भी linguistic minorities थी, linguistic minorities का मतलब है कि जिनकी minorities थी, जिनकी तादाद कम थी, जिनका कल्चर बहुत खास था, वो अपनी मातृभाषा को बचाना चाहते थे। धार्मिक माइनॉरिटी जो थी वो अपने लिए सेफ गार्ड चाहती थी। दलित कम्युनिटी अपना जो कास्ट वगैरह का डिस्क्रिमिनेशन था उसको खत्म करवाना चाहती थी। तो हर किसी की जो है अलग अलग मांगे थी। इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ कल्चरल राइट एंड सोशल जस्टिस जो है इन पब्लिक डिस्कशंस में बार बार उठता था। लोगों की ये जो बातें होती थी इनको बार बार जो है मद्देनजर रख के बात करी जाती थी। ये एक बार पढ़ो, कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है तो पूछो। यहाँ से 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है पेज 408 से कि लोगों की आवाज, द डिस्कशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द पब्लिक। ये बोर्ड्स में 2 बार आ चुका है। 4 मार्कर का क्वेश्चन है, अब से 3 मार्कर के रूप में आ सकता है, जिसमें आपको ये वाला और नेक्स्ट पेज पे जो पैराग्राफ जा रहा है वो लिखना है। हाँ, लेटर लिखते थे, एडिटर को कैसे थे, लेटर टू एडिटर कराया ना आप लोगों ने, तो ये लेटर टू एडिटर लिखते थे, फिर एडिटर को जो चीज अच्छी लगती थी उसको न्यूज़पेपर में छाप देता था। अभी भी पढ़ते हैं, उस टाइम तो बहुत ज्यादा पढ़ते थे। उस टाइम पे सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट कुछ नहीं था ना। उस टाइम पे ना तो मोबाइल था, ना आपकी कोई ऐप थी, कुछ था। तब तो सिर्फ अखबार मिलता था सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, या रेडियो मिल गया, वो भी लेटर ऑन आया था। तो जो मुश्किल से मिलता था वही उससे टाइम पास होता था। तो न्यूज़पेपर वाज द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डोमिनेंट वॉइसेस। अब कांग्रेस बना तो बहुत सारे लोगों, सॉरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी तो बहुत सारे लोगों की थी, पर कुछ लोगों की हमेशा चलती है। जैसे क्लास में भी 40 बच्चे होते हैं पर चलती 5 की ज्यादा है, होता है ना। इस साल तो तुम में से किसी की नहीं चल रही, सब बैठे हो। कैसी बार भी निकाल रहे हो बेचारे तुम लोग। फेयरवेल वगैरह भी सब मिस हो गया है ना। चलती है, ठीक है। डोमिनेंट वॉइसेस, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी 300 मेंबर्स की बनी हुई थी, जिसमें से 6 लोगों की बहुत चलती थी। ये 6 लोग जो थे, इनमें से 3 लोग तो कांग्रेस के थे, जिसमें थे आपके जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। यहां तक समझ में आया? ठीक है। 300 में से 6 की चल रही है, उस 6 में से 3 जो मेजर मेंबर हैं वो है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। ये तीनों कांग्रेस के थे। ठीक है। उसके बाद इट वाज नेहरू जिन्होंने एक मेजर चीज निकाली थी जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1 मार्कर।
ठीक है। उसके अलावा इन्होंने देश के झंडे का जो कलर था, सफेद, हरा और आपका नीला, उसको भी इन्होंने प्रपोज करा था कि इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर इतना ऑरेंज रखना है, इतना व्हाइट रखना है, इतना ग्रीन रखना है। ये भी नेहरू ने डिसाइड किया था 1 मार्कर। ठीक है। और बीच में जो है अशोक चक्र लगाना है, व्हील बनाना है नेवी ब्लू कलर का। ये सब जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज करा था। पटेल भाई साहब ने जो है उन्होंने पर्दे के पीछे रह के बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। उन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाई थी। उन्होंने जो है लोगों के अलग अलग जो नजरिए थे उनको इकट्ठा करने की कोशिश करी थी। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली थे। उनको जो है सारी भी डिबेट डिस्कशन जो है उनको टेक केयर करके चलना था कि बारी बारी सबको मौका मिले, कोई ज्यादा बहस ना हो जाए, उन सबका टेक केयर करने का काम राजेंद्र प्रसाद ने करा। समझ में आया? तो सबसे ज्यादा काम जो कर रहे थे वो हमारे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस के तो ये 3 मेजर मेंबर्स थे। इनके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे जिसमें सबसे खास थे हमारे लॉयर और इकोनॉमिस्ट मिस्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, 2 चीजें हैं, लॉयर एंड इकोनॉमिस्ट, पूछ लेंगे। ठीक है। तो अंबेडकर हमेशा गांधी के ऑपोजिट रहे हैं। गांधी और अंबेडकर इन दोनों की आपस में नहीं बनी, इनके व्यू पॉइंट्स एकदम डिफरेंट रहे हैं। गांधी कहता था धोती पहनो, ये कहता था सूट बूट पहनो। ठीक है। गांधी कहता था खेती बाड़ी करो वही बेटर है, चरखा चलाओ, ये कहता था नहीं हमें पढ़ाई की तरफ जाना चाहिए, हमें मॉडर्न एजुकेशन लेने में कोई बुराई नहीं है। तो दे वर टू पीपल ऑफ टू वेरी डिफरेंट ओपिनियंस। तो गांधी हमेशा जो है, आपको पेपर में आ जाएगा, हु वाज पॉलिटिकल ओपोनेंट ऑफ गांधी, बी आर अम्बेडकर। ठीक है। But on the advice, B.R. Ambedkar had political opponent, sorry, not exactly Gandhi, the political opponent of the Congress as a whole. कांग्रेस की विचारधारा के से ही उल्टा चलते थे, बट गांधी की रिस्पेक्ट करते थे। गांधी के विचार भी कांग्रेस वाले विचार थे, तो ये ना तो गांधी का इतना ज्यादा मतलब मानते थे, थोड़ा क्रिटिसिज्म था, और कांग्रेस का भी क्रिटिसिज्म था, बट गांधी जो थे ही वो महात्मा गांधी, इनकी हर कोई सुनता था। तो बी आर अम्बेडकर भी इनकी इच्छा के आगे वो भी दब जाते थे। तो महात्मा गांधी की बात मान के ये इंडिपेंडेंस, ही वाज आस्क्ड एट इंडिपेंडेंस टू जॉइन द यूनियन कैबिनेट एज लॉ मिनिस्टर। तो गांधी ने इनको प्रेशराइज करा कि आप एक सोच समझ वाले इंसान हो, आपको भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बनना चाहिए एज द लॉ मिनिस्टर। जहाँ पे लॉ लिखने की बात आती है, कानून को ड्राफ्ट करने की बात आती है, आपको वहां पे होना चाहिए। तो ये बन गए। इन दिस कैपेसिटी उनको चेयरमैन बनाया गया था ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 1 मार्कर। ठीक है। उन्होंने एज अ लॉ मिनिस्टर ज्वाइन करा था और उनकी पोस्ट थी चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कानून ड्राफ्ट किए जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाएंगे, उसके चेयरमैन थे। ठीक है। उनके अलावा 2 लॉयर और बैठे थे। ठीक है। के एम मुंशी फ्रॉम गुजरात एंड अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर फ्रॉम मद्रास। तो ये तो हो गए आपके 6 लोग, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और आपके राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू भाई साहब ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया और झंडा दिया, झंडे के कलर्स दिए। गांधी सॉरी जवाहरलाल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिहाइंड द सीन्स रह के काम किया, सारे जो है ड्राफ्टिंग करना, सारे अलग अलग व्यू पॉइंट्स को एक साथ करना, लोगों की आपस में तालमेल बिठाना। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे, वो सबको बोलने का, अपनी बात रखने का मौका देते थे। देन आपके जो वो थे कांग्रेस के पॉलिटिकल ओपोनेंट जो थे वो थे आपके बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर एज अ लॉ मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी बने थे। उनके साथ 2 लॉयर्स और थे, के एम मुंशी फ्रॉम गुजरात एंड अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर फ्रॉम मद्रास। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। इसके अलावा ये तो 6 मेंबर इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद 2 सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, ये नेता नहीं थे, ये आईएएस अफसर थे, सिविल सर्वेंट्स थे, इन्होंने सपोर्टिंग रोल में काफी काम किया। एक थे बी एन राव, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो एडवाइस देने का काम करते थे। एंड इन्होंने बहुत सारे बैकग्राउंड में पेपर्स बनाए पॉलिटिकल सिस्टम वगैरह के, दूसरी कंट्रीज को देख के जो बेस्ट बेस्ट लॉज थे उनको डॉक्यूमेंट किया। ये सारा काम मिस्टर बी एन राव ने करा। दूसरे थे चीफ ड्रॉट्समैन एस एन मुखर्जी, जिन्होंने पूरे प्रपोजल को लीगल लैंग्वेज दिया, लीगल टर्मिनोलॉजीज देने का काम, जो अब सोशलिज्म सेक्युलरिज्म ये सब पढ़ते हैं उल्टे पुल्टे नाम, ये एस एन मुखर्जी की देन है। ये समझ में आ गई? 8 लोग, कोई दिक्कत? Ambedkar himself has the responsibility of guiding the draft constitution through the assembly. This took 3 years in all, and the printed record of the discussion take up 11 bulky volumes. So पूरा constitution 11 किताबों में आके लिखा गया। But while the process was long, it was also extremely interesting. The members of the Constituent Assembly were eloquent in expressing, eloquent मतलब जिसकी पूरी आवाज हो, in expressing their sometimes very divergent point of view. तो कोई भी अपने point of view को सामने से रखने में कोई हिचकिचा नहीं रहा था, हर कोई अपनी बात सामने रख रहा था।
इन देयर प्रेजेंटेशन वी कैन डिसर्न मेनी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज। अब आपको बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया भाषा के आधार पे, कि मतलब बहुत सारे टॉपिक्स पे डिबेट हुई, बहुत सारे टॉपिक्स पे हीटेड डिबेट्स हुई। सबसे पहले था हिंदुस्तान की नेशनल लैंग्वेज कौन सी बनेगी, हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा कौन सी है। आज तक डिसाइड नहीं हुआ है, हिंदुस्तान की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। और व्हाट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम द नेशन शुड फॉलो, क्या हम कैपिटलिज्म अपनाएंगे, क्या हम सोशलिज्म अपनाएंगे, क्या हम डेमोक्रेसी अपनाएंगे, क्या हम राजा का रूल अपनाएंगे, ठीक है। मॉरल वैल्यूज क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए, इन सब चीजों पे काफी डिबेट डिस्कशन हुआ। नीचे बी आर अम्बेडकर की फोटो है, कहाँ है ये जो कुर्सी बैठे हैं ये, प्रिजाइडिंग ओवर डिस्कशन ऑन हिंदू कोड बिल, ठीक है, कि हिंदू को जो है हिंदी भाषा को इम्पोर्टेंस देनी है, हिंदू को, हिंदुइज्म को देश का राष्ट्रीय रिलीजन बनाना है कि नहीं, इसके ऊपर पूरी डिबेट डिस्कशन चल रही है। द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कितना बड़ा है ये? हम्म, टाइम हो गया। हाँ चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।